तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, जबरदस्त। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप के कारण बल आघूर्ण। अब इसमें कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन करना होता है, क्या क्या टर्म्स इसमें ध्यान रखने होते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस क्लास में हम आप लोगों को विधिवत तरीके से बड़े प्रेम के साथ एकदम भोजपुरिया तड़का मार के समझाने वाले हैं। तो आप लोग दिल थाम के पेन पेपर लेके चेहरे पे थोड़ा स्माइल के साथ एकदम मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और इसको कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे सामने स्क्रीन पर क्या है। हमारे सामने मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर इधर है एक नॉर्थ पोल, इधर है हमारा एक मैग्नेट का साउथ पोल, और ये दोनों पोल हमारा क्या क्रिएट कर रहे हैं? ये दोनों पोल मिलके एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। नॉर्थ पोल से इस तरफ जो लाइनें जा रही हैं, ऑल दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये हमारा एक P, Q, R और S, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। और इस रेक्टेंगुलर लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों? तो I करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर आपको मेंशन है। कितना करंट फ्लो कर रहा? I करंट मेरे प्यारे बच्चों इस लूप में हमारा फ्लो कर रहा है। इतनी बात सबके जहन में, सबके दिमाग में एकदम पिक्चर A to Z क्लियर हो गया? आपने कहा यस सर, इतना एकदम मजे में क्लियर हो गया बिना किसी टेंशन के। देखो, टेंशन को दे दो पेंशन, तुम करो चिल, तब करो पढ़ाई। तो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, यही इंफॉर्मेशन बेटा यहाँ पर लिखा गया है कि PQRS हमारा क्या है? तो PQRS इज अ करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक। और I क्या है? I करंट फ्लोइंग इन द लूप। उसके बाद हमने बात कर लेते हैं कि PQ आर्म और RS आर्म जो है, इसकी लेंथ हमने मान लिया L। PQ आर्म और RS आर्म को कितना हमने ले लिया? L। और ये वाली जो आर्म है यानी कि QR और SP या PS, इसको हमने लिख दिया B के बराबर। इसमें कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम मजे में समझ में आ गया, डायग्राम आप समझ लेना। अब हम बात करते हैं इसके बाद स्टोरी लाइन पर। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर रखा हो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्या रखा हो? अगर कोई करंट वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट वायर पर एक फोर्स लगता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फोर्स का जनरल फार्मूला होता है कि F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। आपने कहा बिल्कुल सर, इतना ही होता है, नो डाउट। और इसका डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें हमारा ये B को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, दिस फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? उसके अलावा इसी में हम एक और रूल भी यूज करते हैं, ठीक है, जो राइट हैंड ये कर्ल स्क्रू ड्राइवर का रूल, ठीक है ना, ये मैक्सवेल स्क्रू रूल भी हम याद करते हैं। इसको हम रूल नंबर राइट हैंड रूल नंबर 2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं फोर्स का। तो ये हमारे डायरेक्शन के लिए है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर। अब हम बात करते हैं एक एक आर्म पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आर्म कौन कौन से हैं? PQ, QR, RS, SP, 4 आर्म हैं, और ये सभी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। और इन सभी के लिए करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इन सभी आर्म में एक आइडेंटिकल यूनिफॉर्म करंट I फ्लो कर रहा है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा राइट साइड है और ये करंट हमारा डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बेटा, तो करंट आर्म और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बना? 90 डिग्री एंगल बना। जब एंगल हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है तो इस आर्म पर जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें क्या मिलेगा? F1 मिलेगा। मान लो F1 मिला, और ये F1 का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। क्या होगा बच्चों? आउटवर्ड होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो PQ आर्म है इस पर हमारा फोर्स लगेगा IBL, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट के बीच में जो एंगल है PQ आर्म और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, जिस वजह से F बराबर IBL लगा। और डायरेक्शन हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला, जो कि क्या निकला?
आउटवर्ड निकला, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से जब हम इस RS आर्म पर आएंगे, RS आर्म में हमारा करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हमें फोर्स इनवर्ड मिलेगा। तो इस फोर्स को हमने F2 मान लिया और ये फोर्स हमारा हो गया बेटा RS आर्म पर F2 फोर्स, और F2 की वैल्यू भी IBL। तो हम देख पा रहे हैं दोनों ही फोर्स बराबर हैं और ये हमारा इनवर्ड है। IBL लिंक क्यों लगा? क्योंकि वंस अगेन यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ सेगमेंट है ये आर, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। लेकिन जैसे ही हम ये QR और PS आर्म की बात करते हैं तो QR या PS ये दोनों ही आर्म इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल पर है? मान लो थीटा एंगल पर है। तो जब करंट लूप यानी कि करंट वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर हो, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में जो इस आर्म पर हमारा फोर्स लगता है वो लगता है IBL साइन थीटा। तो सिमिलरली हम IBL साइन थीटा इक्वेट कर लिए कि जो F3 फोर्स यानी कि QR आर्म है, ये वाली QR आर्म, ध्यान से देखो ये QR आर्म, तो इस QR आर्म पर हमारा फोर्स कितना लग रहा है बेटा? F4 हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर हमने F3 लिखा है क्या? चलो इसको हम बदल देंगे, अभी के अभी लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये कहाँ गए भाई साहब लिखने वाले? ये यहाँ आ गए, इरेजर ये आ गया। अभी देखो तो ये है हमारा बच्चों F3 फोर्स और इस वाले फोर्स को हम कर देते हैं F4, ठीक है। तो ये हमारा F3 फोर्स है, ये इस आर्म पर लग रहा, ये एक्सियल रोटेशन, ये एक्सियल फोर्स होता है। याद रखना हमेशा बेटा कि हम सभी लोग वेक्टर रूल में जानते हैं कि अगर ये वेक्टर A है, ठीक, और ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B है और इनके बीच में एंगल हमारा थीटा हो और इनके बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा कैसे आएगा? इस एक्सिस पर आएगा। सपोज ये वेक्टर C है, तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग? राइट हैंड रूल से भी निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल नंबर 2 इसको बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल नंबर 2, इससे भी आप निकालोगे। थंब रिप्रेजेंट द एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सियल वेक्टर, तो इस वाले आर्म के लिए, इस आर्म और इस आर्म के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ना लगा के हम लोग राइट हैंड थंब रूल नंबर 2 लगाते हैं। इससे हमको डायरेक्शन मिलता है। क्या डायरेक्शन मिल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा लग रहा है इस आर्म पे वो हमारा डाउनवर्ड लगेगा और ये फोर्स हमारा F3 है। सिमिलरली चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है और ये करंट एलिमेंट है, एंगल यहाँ पर थीटा है, क्योंकि जितना थीटा यहाँ पर बनेगा उतना ही थीटा नीचे भी बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आइडेंटिकल है। तो इस वजह से इस पर हमारा फोर्स लगेगा F3 और ये F4 भी सिमिलरली F4 ऊपर की तरफ लगेगा और ये दोनों की वैल्यू आएंगे IBL साइन थीटा, क्योंकि ऐसा हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि अगर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है करंट कैरिंग वायर की वजह से व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो IBL साइन थीटा, तो सिमिलरली उतना ही लग जाएगा, ठीक। एक डाउनवर्ड हो गया और एक अपवर्ड हो गया, लेकिन ये दोनों ही फोर्स इस लूप को यानी अपनी अपनी डायरेक्शन में खींचने का काम कर रहे हैं। रोटेशन में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये लूप के लेंथ सेगमेंट को खींच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक हमारा QR आर्म पर नीचे की तरफ लग रहा है, एक PS आर्म पर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये लूप के एरिया को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लूप इतना बड़ा आपने प्रॉपर बना रखा है तो एरिया थोड़ी इतनी जल्दी एक्सटेंड हो जाएगा, इतना भी आप फोर्स वहां पर नहीं जनरेट होता कि एरिया को एक्सटेंड कर पाए, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स F3 और F4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये रोटेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जबकि जो हमारा PR, ये PQ आर्म और RS आर्म है, इस पर जो लगने वाले आउटवर्ड और इनवर्ड फोर्स हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड फोर्स, ये दोनों ही इस लूप को क्या करेंगे? ये लूप को घुमाना शुरू कर देंगे। किस तरीके से घुमाना शुरू कर देंगे? क्योंकि ये आउटवर्ड लग रहा है, ये बाहर की तरफ खींचेगा और ये इनवर्ड लग रहा है, अंदर की ओर धकेलेगा, जिसकी वजह से जब ये दोनों फोर्स ऐसे जाएंगे तो बीच में जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा है। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई, इसमें नो डाउट, ठीक है ना। तो हमने ये दोनों फोर्स क्या कर दिया बेटा? कैंसिल ईच अदर। लेकिन ये दोनों फोर्स हमारे क्या किए? प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, यानी कि यही वो दोनों फोर्स हैं जो हमारे इस लूप को रोटेट कराने में मदद कर रहे हैं। क्लियर? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? और अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, और जितना आप प्यार दिखाएंगे उतना हम अच्छे से आपको और कंटेंट लेके आएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है बच्चों। तो और आगे चलते हैं। तो जो करंट आर्म हमारा QR है और SP है, मेक्स एन एंगल थीटा विद B, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर लिखा है, ये नोट में हमने यहाँ पर डाल दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगले पेज में बेटा अब हमें बचा है टॉर्क निकालना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है, टॉर्क का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसके बारे में हम सभी लोगों ने, यानी कि आपको भी 11th क्लास में मैकेनिक्स में रोटेशनल मोशन में टॉर्क के बारे में बताया गया होगा कि टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स
एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये फार्मूला हमारा कहाँ पे है, ये फार्मूला बेटा क्लास 11th में है, रोटेशनल मोशन चैप्टर में। तो ये बेसिक फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हमने कहा सीधी सी बात है कि ये हमको पहले से पता है, ठीक है। तो हम टाउ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताइए कि सर ये आया कैसे, मैं हूं तो क्या गम है। आओ इस फोटो में आते हैं बेटा। हम देख पा रहे हैं कि इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो IBL, इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा है IBL, ठीक है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर फोर्स है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इस आर्म के एलोंग है। इस आर्म की लंबाई कितनी है B, जैसा कि हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है, और इस आर्म की लेंथ कितनी है L, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने समझ रखा है। तो हमारे फोर्स जो है इस क्या बोल सकते हो, चौड़ाई वाली जो आर्म है, ब्रीथ वाली जो आर्म है, विड्थ वाली आर्म, इसके अलोंग लग रहा है। तो हमने, और वो भी कैसे, ये वाली आर्म जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है भाई, तो ये आर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये दोनों फोर्सेज जो है 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा राइट साइड को मूव कर रहा और ये डाउनवर्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड राइट को मूव कर रहा और ये आउटवर्ड है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब इसी डायग्राम को हमने, यानी समझ लो कि ये दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसके बराबर, B के बराबर। तो इसी डायग्राम को हम यहाँ पर सेपरेट बना लिए कि ये हमारा P है, मान लो ये हमारा S है हमारा। तो P पर हमारा फोर्स कैसा लग रहा था, आउटवर्ड, बाहर की ओर। उस फोर्स को हमने मान लो नीचे की तरफ दिखा दिया। और ये इस आर्म पर फोर्स कैसा लग रहा है, यहाँ वाले पे इनवर्ड। भाई इस आर्म पर हमारा फोर्स कैसा लग रहा है बच्चे, इनवर्ड, ठीक है। तो ये हमने इनवर्ड के लिए इनवर्ड हमने बना दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड इस आर्म से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। इसी चीज को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि मैग्नेटिक फील्ड इस आर्म से, जिसकी कि हमारी टोटल लंबाई B है, इसके साथ थीटा एंगल पर है। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अगर यहाँ से एक सीधे लाइन ऐसे और ऐसे बना दे, तो अगर ये थीटा है तो ये भी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री थीटा हो जाएगा। इसको अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पैरेलल हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये थीटा और ये थीटा अल्टरनेट एंगल हो गया। अब यहाँ से अगर 90 डिग्री का एक ट्रायंगल एज्यूम करें तो समझो बेटा, अगर ये हमारा B है, ये लेंथ हमारा B है, तो क्या इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, आपने कहा बिल्कुल। क्या ये बेस की वैल्यू हमारी B cos थीटा हाइपोटेन्यूज इंटू cos थीटा निकलेगा, आपने कहा बिल्कुल सर निकलेगा। अब हमको दिख गया यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्या दिख गया, वो ये दिख गया कि यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा और एक फोर्स इधर लग रहा। देखो ये फोर्स इधर, एक्चुअली में ये इनवर्ड वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स हमारा आउटवर्ड वाला फोर्स है। यहाँ पर दो सिंबल भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, क्रॉस और डॉट। क्रॉस का मतलब होता है प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड, यानी जिस डिस्प्ले में आप हमें देख पा रहे हो उसके अंदर की ओर, और डॉट का मतलब होता है उस डिस्प्ले की बाहर की ओर। अगर पेपर लेके बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो, अब कॉपी पे अगर ऐसा बना दिया तो कॉपी के अंदर की ओर और ये कॉपी के पेज के बाहर की ओर, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो यही हमने डॉट और इनवर्ट बना दिया। अब ये पहले ऐसे थे, लेकिन इस B का कंपोनेंट ये वाला हमें मिल गया B cos थीटा। क्या मिल गया, B cos थीटा। इसमें कोई डाउट, आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ये फोर्स हमारा कौन सा है, ये फोर्स हमारा F2 वेक्टर है और ये फोर्स कौन सा है, F1 वेक्टर है, ठीक। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है कि F1 भी हमारा कितना है, IBL sin थीटा, और F2 कितना है, ये भी IBL sin थीटा, यानी दोनों इक्वल अमाउंट के फोर्स हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपने कहा बिल्कुल नहीं सर। अगर मान लो कि इन दोनों को, जैसे ये पॉइंट O है और ये पॉइंट S, हम इस पॉइंट O को पॉइंट ऑफ रोटेशन एज्यूम कर लें। क्या एज्यूम कर ले बेटा, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन, समझो। तो इस पॉइंट को जैसे ही हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया, तो इस रोटेशन वाले पॉइंट पर ही ये फोर्स लग रहा है, तो इसका रोटेशन में कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अब केवल ये बच जाएगा, तो ये फोर्स बच गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क कैसे निकलेगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज पर कॉन्सेप्ट विच आर ऑल्सो मेंशन इन क्लास 11th रोटेशनल मोशन। जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं पता है, नहीं पढ़ा है, आप क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ चेकआउट करिए, आपको टॉर्क का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो देखो बेटा, अब हमने फोर्स की वैल्यू उठा के रख दिया, F2 की वैल्यू यानी कि ILB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल गया B cos थीटा। अब लेंथ और ब्रीथ को हमने एक साथ लिख दिया और I लिखा, और ये B को यहाँ लिख दिया, cos थीटा को यहाँ लिख दिया। अब लेंथ इंटू ब्रीथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये लेंथ हमारा L है, अब ब्रीथ हमारा B है, तो अगर L को B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। आपने कहा यस सर, एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या किया,
कि यहाँ पर हमने रख दिया लेंथ इंटू ब्रीथ की जगह एरिया। तो क्या हमारा टॉर्क बराबर आ गया, टॉर्क बराबर आ गया आई, इसके जगह हमारा हो गया ए और ये बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा टॉर्क का जनरल फार्मूला निकला कि टाउ बराबर आई ए बी कॉस थीटा। मैं यहाँ पर जानता हूँ कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट ये करें कि सर ऐसे कैसे आपने बता दिया, हमारे गुरुजी ने तो ये बताया है कि टाउ बराबर आएगा आई ए बी साइन थीटा और आप यहाँ पर साइन थीटा के जगह आपने कॉस थीटा लिखा। बेटा ध्यान देना, ये कॉस थीटा कहाँ से आया है, तो ये कॉस थीटा बेटा आया कहाँ से है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। लेकिन जब हम एरिया वेक्टर के टर्म में इसी फार्मूला को एरिया के टर्म में लिखना शुरू करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। अब चलते हैं तुमको एरिया के टर्म में समझाने और यहाँ पर साइन का फंक्शन लेके आने। तो ये कैसे होगा आप समझो, यहाँ पर पूरे अच्छे से विधिवत तरीके से देखो। ये हमारा करंट एलिमेंट था, ठीक, इस आर्म पर हमारा क्या लग रहा है सी, इधर हमारा करंट ऐसे जा रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है और ये हमारा बी है, ठीक है ना। तो ये हमारा मान लो लेंथ सेगमेंट है और ये हमारा बी है, इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि एरिया वेक्टर के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि जिस भी एरिया की हम बात करते हैं, जैसे कि अगर ये इस एरिया के इस फेस की बात करें तो एरिया वेक्टर हमेशा दिए गए फेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा, दिए गए फेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस फेस की बात करें, इस फेस की पूरा फ्रंट वाला जो आपके सामने दिख रहा है, मान लो कि इसका एरिया वेक्टर ये है, क्या बेटा, दिस इज द एरिया वेक्टर। तो अगर ये इस लाइन के क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर इसी तरीके से होता है, यानी ऐसे समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर के रिगार्डिंग अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि ये हमारा एक फ्रंट पेज है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये वाली लेंथ भी देखो ना, ये वाली लेंथ, तो इस लेंथ के भी ये अगर परपेंडिकुलर तो इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, यानी लेंथ ब्रीथ किसी के भी परपेंडिकुलर होगा हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जो फेस हमारा दिख रहा होता है उसके हम परपेंडिकुलर लेते हैं एरिया वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कि इस लाइन के तो परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर और ये एंगल थीटा है तो ये तो 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमारा कितना मिला, तो हमने कहा ये एंगल हमारा मिल जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। आपने कहा बिल्कुल सर ये तो 90 माइनस थीटा हम इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन देखना हमने इसको 90 माइनस थीटा ना लिख के हमने इसको क्या लिखा, हमने कहा कि मान लो कि ये एंगल तो हमारा 90 है, ये एंगल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना मान लिया, अल्फा। तो यानी कहने का मतलब अगर ये थीटा को अल्फा में ऐड किया जाए तो हमें कितना मिलेगा एंगल, 90 डिग्री मिल जाएगा। आपने कहा बेशक सर मिल जाएगा। तो अब आ जाओ इधर कि मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमने आपको समझा ही दिया, अब मान लेते हैं हम ऐसा कि इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया वेक्टर किसका, लूप का, किसका बेटा, लूप। कौन सा लूप, वही लूप पी क्यू आर एस, ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर हो तो फिगर के रिस्पेक्ट में, यानी कि फिगर के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। दोनों तरफ कॉस कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस अल्फा। अब कॉस 90 माइनस अल्फा को हम साइन अल्फा लिख सकते हैं, जिस वजह से हमारा ये फॉर्मूला जहाँ कॉस थीटा आ रहा था अब उस कॉस थीटा की जगह हम साइन अल्फा लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट हमारा करंट की वजह से, करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन था और मैग्नेटिक फील्ड का उसके वजह से आया, और ये एरिया वेक्टर के टर्म में आया कि यहाँ पर अल्फा जो है एरिया वेक्टर का एंगल, एरिया वेक्टर विद मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन विद एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट और ये डेरिवेशन काफ़ी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि जितना हमने आपको समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो भी कमेंट करके बताना है, और समझ आया तो भी कमेंट करके बताना है। क्या आपको इस तरीके के वीडियो और चाहिए, अगर चाहिए तो ये भी कमेंट करना है। इस वीडियो को एकदम छप्पड़ फाड़ के शेयर करो, लाइक करो, जितना हो सके उतना प्यार दिखाओ। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।